वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्लास 9th का साइंस का एक सब्जेक्ट चैप्टर है। चलिए, तो उससे पहले हमारे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि टाइमली आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। सबसे पहले देखेंगे ब्लू क्वेश्चन, जो कि आपकी बुक में बीच बीच में चैप्टर्स के बीच बीच में क्वेश्चन दिए रहते हैं। वो ब्लू क्वेश्चंस या इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ना, उनको हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। ब्लू क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, सबसे पहले देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इनमें से आपको बताना है कौन कौन से मैटर होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैटर की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि भाई जिसके पास अपना मास हो और जो स्पेस घेरता हो उसको हम मैटर कहते हैं। तो आइए देखते हैं। चेयर की बात करें, एयर की बात करें, लव, स्मेल, हेट, आलमंड्स, थॉट, कॉल, लेमन, वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम, इनमें से कौन कौन से आपके मैटर हैं। तो आइए जानते हैं जो मैटर हैं और जो नॉन मैटर हैं उनके बारे में। तो चेयर एक मैटर है, स्पेस घेरती है, मास भी होता है। एयर वॉल्यूम होता है, मास है, स्पेस भी घेरती है, वेट भी होता है। आलमंड्स हो गए, थॉट, ठीक है, तो क्या थॉट्स हो गई है? थॉट यहाँ पे नहीं आएगा बेटा, है ना, ये गलत हो चुका है। यहाँ पे थॉट यहाँ पे नहीं आएगा, कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। ठीक है, इधर आ जाएगा आपका थॉट। ठीक है, तो थॉट क्या है बेटा? एक मैटर नहीं होता है। ठीक है, ये थॉट यहाँ पे आ जाएगा नॉन मैटर में। चलिए, और लेमन वाटर, ठीक है, ये है। स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये है क्योंकि आप परफ्यूम जब छिड़कते हैं तो उसके पार्टिकल्स आपको निकलते हैं, स्प्रे करते हैं आप। ठीक है, तो पार्टिकल्स निकलते हैं, मतलब वो मास है उनके पास और स्पेस भी वो घेरते हैं। लव हो गया, स्मेल हो गया, हेट हो गया, कॉल्ड हो गया, थॉट हो गया, आइडिया हो गया, है ना, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये सब क्या आते हैं? नॉन मैटर में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। कुछ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे दी गई हैं, आपको बताना है इनका कारण क्या है, ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो आपको बेसिकली उसका रीजन बताना है। चलिए पहला देखते हैं। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड, यानी कि जो ताज़ा ताज़ा गर्म खाना भी अभी बना हुआ है उसकी जो स्मेल होती है, रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, यानी सपोज दैट किचन में खाना बनना है, 2-4 मीटर 5-10 मीटर दूर है, वहाँ से आप तक स्मेल तुरंत पहुँच जाती है, कई मीटर दूर तक भी स्मेल पहुँच जाती है। बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड, जो कि रखा हुआ खाना है, जो कि ठंडा हो चुका है, उसकी स्मेल आप तक नहीं पहुँचती, आपको उसके पास जाना पड़ता है अगर आपको सूंघना है, स्मेल करना है उसको। तो ऐसा क्यों? यानी कहने का मतलब है गर्म खाने की स्मेल दूर तक चली जाती है जबकि ठंडे खाने की स्मेल दूर तक नहीं जाती है। ऐसा क्यों? इसका कारण आप बताइए। चलिए देखते हैं। द हॉट सिजलिंग फूड हैव हाइयर टेम्परेचर, जो हॉट सिजलिंग फूड होता है उसका सभी जानते हैं भाई टेम्परेचर ज़्यादा है, तभी तो वो गर्म है। ठीक है, अब उसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो इससे क्या हुआ भाई? दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि भाई उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? ज़्यादा है। तो क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो उसके बाद ज़्यादा एनर्जी है तो वो मोशन भी ज़्यादा करेगा। ऑफ गैस पार्टिकल इज मच मोर, यानी उनकी काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर की वजह से क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो इट ट्रेवल फास्टर, तो वो क्या होते हैं, है ना, फास्टर ट्रेवल करते हैं विद इन द एयर में। हैंस वी कैन स्मेल इट फ्रॉम सेवरल मीटर्स अवे, इसलिए हमें वो दूर से स्मेल आ जाती है। आप कह लीजिएगा कि वो स्मेल जल्दी से ट्रेवल कर जाती है दूर तक। और कैन से, है ना, यहाँ पे क्या होगा? और कैन से दैट रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, यानी कि वो जो स्मेल की जो गैस निकली है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, यानी उसका डिफ्यूजन ऑफ गैसेज जो मतलब कहने का मतलब है उसमें मिलने का, मिक्सिंग होने का जो रेट है बहुत तेज है। इज मोर एट हाइयर टेम्परेचर, ज़्यादा हाइयर टेम्परेचर पे गैसेज में, यानी एयर में, एटमॉस्फेरिक एयर में मिलने का जो रेट है, डिफ्यूजन का जो रेट है वो बहुत फास्ट होता है, तेज होता है। इन केस ऑफ कोल्ड फूड, अगर कोल्ड फूड की बात करें, काइनेटिक एनर्जी इज वेरी लेस, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? कम होती है, तो जल्दी ट्रेवल नहीं कर पाते। बट ड्यू टू लेस टेम्परेचर, किस लिए? टेम्परेचर लेस होने की वजह, सो इट कैन नॉट ट्रेवल फास्टर, इसलिए वो अच्छे से ट्रेवल नहीं कर पाते, फास्टली ट्रेवल नहीं कर पाते। सो टू स्मेल दैट, इसलिए हमको उसको स्मेल करने के लिए वी हैव टू गो टू द क्लोज, यानी हमें उसके पास जाना पड़ेगा। तो दैट्स द रीजन, यानी कि बेसिकली आपको बताना था हॉट अगर फूड है तो टेम्परेचर ज़्यादा है, उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो गैसेज अच्छी तरह मिल जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा, डिफ्यूजन का रेट उसका ज़्यादा रहेगा और ईजिली फास्टर वो ट्रेवल करेगा। दैट्स द रीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल, एक जो डाइवर होता है, कहते हैं कूद गया, डाइव लगाते हैं उसमें, है ना, तो डाइवर क्या कर रहा है? कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल में वाटर को, पानी को आसानी से काट देता है, अपने हाथों से पीछे धकेल देता है, यानी इसको डिस्प्लेस कर देता है।
विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो, ये जो ऑब्जर्वेशन है किस प्रॉपर्टी को दिखा रही है, शो कर रही है, प्रदर्शित करती है। चलिए देखते हैं आंसर। ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर, यानी एक डाइवर आसानी से कट थ्रू कर देता है, वाटर को धकेल देता है, डिस्प्लेस कर देता है स्विमिंग पूल में, बिकॉज वाटर जो कि एक लिक्विड है, मॉलिक्यूल्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं, हैव मोर इंटरमोलिकुलर स्पेस, उनके बीच में जो स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है, यानी ज़्यादा की बात हम कर रहे हैं तो सॉलिड से ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। आप ये भी समझिए किसके कंपैरिजन हम कर रहे हैं। एंड वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, और कैसे फोर्स होते हैं उसमें, फोर्सेज और अट्रैक्शन वीक होते हैं, किससे वीक होते हैं बेटा, सॉलिड से, है ना, वीक होते हैं। दिस ऑब्जर्वेशन शोज द प्रॉपर्टी ऑफ वीक अट्रैक्शन फोर्सेज एंड मोर इंटरमोलिकुलर स्पेस, यानी दो चीज़ों को ये दिखा रहा है कि इनके बीच इंटरमोलिकुलर स्पेस कम है, वीक है, कमज़ोर है, और इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या है इनके बीच, ज़्यादा है। अट्रैक्शन फोर्स क्या है बेटा, है ना, अट्रैक्शन फोर्स क्या है इनके बीच, कम है, जबकि इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा है। इस प्रॉपर्टी को ये दिखाता है, शो करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, आपको क्या बताना है, कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। चलिए देखते हैं कौन कौन सी। पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, यानी कि मैटर की आपको प्रॉपर्टीज बतानी थी, तो पार्टिकल्स जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं। पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन मोशन, है ना, हमेशा मोशन में रहते हैं। पार्टिकल्स हैव इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन देम, दो पार्टिकल्स के बीच आपस में क्या होगा, कुछ ना कुछ स्पेस जरूर रहेगा। और नेक्स्ट क्या है, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, तो यानी जो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उनके पास ये चार प्रॉपर्टी जरूर रहती हैं। पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अटैक करते हैं, रिपेल नहीं करते हैं ना, दूसरी तरफ धक्का नहीं, अपने से दूर जाने के लिए नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को क्लोज लाने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट, है ना, अब नेक्स्ट पेज वाले पे चलते हैं। ब्लू क्वेश्चन और भी दिए हुए हैं कहीं पे, देखिए क्या है। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी, कह रहा है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम को डेंसिटी कहते हैं। सही बात है, डेंसिटी इक्वल टू मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, ठीक, हमने यही पढ़ा है अपने चैप्टर में। अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी, अब कुछ यहाँ पे सब्सटेंस दिए हैं, उनको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी में लगाना है, जैसे कि एयर दिए, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन, इनको आपको बढ़ती हुई डेंसिटी की सीरीज में लगाना है। मतलब सबसे कम डेंसिटी वाला पहले रहेगा, सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला इन द लास्ट में रहेगा। चलिए देखते हैं क्या होता है आंसर। एयर है, सबसे कम डेंसिटी होगी एयर की, उसके बाद आता है एग्जॉस्ट फ्रॉम द चिमनी, या आप सिंपल एक आइडिया दिमाग में बिठा लीजिए बेटा, जो गैसेस होंगी वो पहले आएंगी क्योंकि उनकी डेंसिटीज कम होती है, उसके बाद आएंगे लिक्विड्स, एंड आफ्टर दैट सबसे लास्ट में आएंगे बेटा सॉलिड। ठीक है, आइए देखते हैं। तो एयर आ गई, एयर से भारी होता है एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, और उससे भारी होंगे लिक्विड दैट इज वाटर, और हनी हम जानते हैं ज़्यादा भारी होता है, ज़्यादा हैवी होता है, ज़्यादा डेंस होता है, किससे, वाटर से। ठीक है, और लास्ट में कॉटन, चॉक एंड आयरन, हम सभी जानते हैं कॉटन एक कपड़ा जो कि सॉलिड है, उससे भारी होती है हमारी चॉक, और सबसे भारी होता है आयरन। ठीक है, तो ये रहेगा सही सीक्वेंस, सही क्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड का ए, टेबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, आपको टेबुलेट करना है, मतलब एक टेबल बनानी है, और किस चीज़ की, डिफरेंस की टेबल बनानी है इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट्स, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन स्टेट होती हैं, उन तीनों स्टेट्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं उनकी एक टेबल बनाइए, टेबल बना के उनको लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, इन पे कमेंट करना है, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग ऑफ ए गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों स्टेट्स में डिफरेंस को हम ले लेते हैं। चलिए, तो पहला पार्ट देखिए क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसमें आपको डिफरेंस देखना है। सबसे पहला डिफरेंस क्या है, सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, सॉलिड की जो शेप होती है वो डेफिनेट होती है बेटा, कॉमा डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, फिक्स बाउंड्री होती हैं इसमें, है ना, एक डिफाइंड बाउंड्रीज होती हैं, एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, और क्या होता है उनकी, फिक्स्ड वॉल्यूम होते हैं, यानी कि आप कहिएगा उनकी शेप कहिए, उनकी बाउंड्रीज कहिए, उनके वॉल्यूम कहिए, एक निश्चित एक सर्टेन अमाउंट में होते हैं और जो कि फिक्स होते हैं और चेंज वेंज नहीं होते हैं जनरली, है ना। चलिए लिक्विड्स की बात करें, इनमें क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम तो होता है, इनमें वॉल्यूम फिक्स होता है, बट शेप एंड बाउंड्रीज आर नॉट डेफिनेट, यानी बाउंड्रीज और शेप चेंज हो सकती है। ठीक है, गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। अब देखो बेटा, पहले सॉलिड था, तीनों चीज़ फिक्स होती थी, लिक्विड में केवल वॉल्यूम फिक्स होता था, बाकी दोनों चीज़ें चेंज हो सकती थी, लेकिन गैसेस में कुछ भी फिक्स नहीं होता है। गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होता, शेप भी नहीं होती है, बाउंड्रीज भी फिक्स नहीं होती हैं, तो
इस तरह से तीनों में एक को है ना डिफरेंस जो आपके सामने आया वो ये था। दूसरा डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस इज वेरी लेस, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है बेटा बहुत कम होता है, यानी बहुत ज़्यादा क्लोज वो होते हैं। चलिए लिक्विड्स को देखते हैं। इंटरमोलिकुलर स्पेस इज लेस देन गैसेस, गैसेस से तो कम होता है, लेस देन द गैसेस, ठीक है। और क्या होता है, बट मोर देन सॉलिड, सॉलिड से ज़्यादा स्पेस होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। चलिए इंटरमोलिकुलर स्पेस इज मोर, ठीक है। अब आपको एक ध्यान रखना, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स पास होते हैं तो उनमें स्पेस कम होता है, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होता है और गैसेस में सबसे ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट थर्ड डिफरेंस देखने वाले हैं, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज हाई, डेंसिटी क्या होती है सॉलिड की, हाई होती है। अब आप कहेंगे सर ये तो पिछले वाले क्वेश्चन हो गए, नहीं बेटा, क्योंकि डेंसिटी केवल स्पेस पे डिपेंड नहीं करती, डेंसिटी उसके मास पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसलिए डेंसिटी क्या हो जाएगा, थोड़ा अलग टर्म हो जाएगा। तो सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। लिक्विड की डेंसिटी क्या होती है, सॉलिड से कम होती है, बट गैसेस से क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। सॉलिड से क्या होती है, लेस होती है, गैसेस से क्या होती है बेटा, ज़्यादा होती है। और गैस की डेंसिटी तो बहुत कम होती है, सबसे कम इन्हीं की होती है। नेक्स्ट, इंटरमोलिकुलर फोर्स इज हाई, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है, या आप कह लीजिए फोर्सेस जो अट्रैक्शन होते हैं ना, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, बहुत ज़्यादा हाई होते हैं सॉलिड के बीच में, ठीक है। क्या होते हैं बेटा, सॉलिड के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, बहुत हाई होते हैं। चलिए और बात करें लिक्विड की, तो मीडियम होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं सॉलिड से थोड़े कम होते हैं, गैस से थोड़े ज़्यादा होते हैं। और इंटरमोलिकुलर फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो वो क्या होते हैं बेटा, बहुत कम होते हैं, सबसे कम गैस में होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। इसमें है नेक्स्ट पॉइंट है, कंप्रेसिबिलिटी इज़ वेरी लो, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, बहुत कम होती है, यानी इनको कंप्रेस करना, दबाना, ठीक है। या आप ऐसे कहेंगे इनको दबा के इनका वॉल्यूम कम कर देना, प्रेस करके वॉल्यूम कम कर देना, ये पॉसिबल नहीं है। तो सॉलिड की कंप्रेसिव वेरी 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 लो होती है, और लिक्विड को कंप्रेस किया जाता है लेकिन स्लाइटली, बहुत कम अमाउंट में आप उनको कंप्रेस कर सकते हैं। गैस की बात करेंगे, गैस की कंप्रेसिव बहुत ज़्यादा होती है, गैसेस को आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या है बेटा, टू बीइंग कंप्रेस, यानी जिसको दबाया जा सके, प्रेस किया जा सके, जिसका वॉल्यूम रिड्यूस किया जा सके, उसकी कंप्रेसिबिलिटी उतनी ज़्यादा। चलिए 6 पॉइंट, सॉलिड कैन मेंटेन देयर शेप, सॉलिड अपनी शेप को मेंटेन करके रख सकते हैं, बना के रख सकते हैं, यानी उनमें डिस्टर्ब, अपनी शेप में डिस्टर्बेंस ये पसंद नहीं करते। व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स, यानी जब उन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है तो सॉलिड की शेप में चेंज नहीं होता, वो उसको बर्दाश्त कर लेते हैं, अपनी शेप में चेंज नहीं होने देते। जबकि लिक्विड जो है बेटा, लिक्विड्स कैन मेंटेन देयर शेप, लिक्विड अपनी शेप को मेंटेन कर सकते हैं व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स ओनली अप टू एन एक्सटेंट, यानी एक लिमिट तक, ऐसा नहीं कि हमेशा इनके लिए शेप चेंज नहीं होगी, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत फोर्स को ये बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन उस लिमिट से ज़्यादा लगाओगे तो फिर ये मेंटेन नहीं कर पाते हैं। जबकि गैस की बात करें तो ये कैन नॉट मेंटेन देयर शेप, यानी इन पे शेप को अपना मेंटेन नहीं कर सकते, जब भी एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है तुरंत डिस्टर्ब हो जाते हैं, शेप भी चेंज होती है इनकी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इज़ वेरी लेस, यानी सॉलिड के केस में बात करें तो इनका जो डिफ्यूजन का रेट है, यानी आप सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए कि मिक्सिंग है जो मिलने का रेट है वो क्या है बेटा, वेरी लेस, यानी बहुत कम अमाउंट में मिलते हैं। जबकि लिक्विड्स का डिफ्यूजन रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, हाइयर होता है, और गैसेस का क्या होता है बेटा, हाइएस्ट, सबसे ज़्यादा इन्हीं का होता है, बहुत आसानी से इनका डिफ्यूजन हो जाता है। नेक्स्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज वेरी लो, सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है। अब आप कहेंगे सर सॉलिड के पार्टिकल्स तो मूव ही नहीं करते, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो क्यों नहीं हो सकती? तो बेटा देखो ऐसा है, यानी कि जब तक टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं हो जाता है, 0 केल्विन पे काइनेटिक एनर्जी को 0 माना जाता है, जो कि टेम्परेचर हम ऑब्टेन नहीं कर पाएँ, तो चाहे जो टेम्परेचर हो सॉलिड का, तो उसके मॉलिक्यूल्स अंदर ही अंदर वाइब्रेट करते रहते हैं, थोड़ी बहुत उनमें मोशन होता है, ठीक है, लेकिन इसलिए हमने वर्ड यूज किया वेरी लो, ठीक है, 0 नहीं होता है कभी भी, है ना। चलिए, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज मोर देन सॉलिड बट लेस देन गैसेज, यानी आप समझ लीजिए एक कॉमन चीज़ है, ठीक है, अगर सॉलिड में लिखा है लो तो बीच में लिक्विड में आएगा मीडियम और उसमें आ जाएगा हाई, और सॉलिड में लिखा है हाई तो गैस में आएगा लो और बीच में लिक्विड में आ जाएगा मीडियम, यानी बेचारा लिक्विड तो हमेशा मीडियम बीच में ही रहने वाला है। चलिए, गैस की काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो बेटा क्या होगी, हाईएस्ट होगी, सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ये समझिए, सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कम होती है, गैसेस की ज़्यादा होती है, उनका रैंडम मोशन बहुत ज़्यादा होता है गैसेस का, बट
काइनेटिक एनर्जी केवल स्पीड पे डिपेंड नहीं, हाँ स्पीड पे ज़्यादा डिपेंड करती है, वेलोसिटी पे ज़्यादा डिपेंड करती है, बस कहीं ना कहीं मास पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो चलिए वो फर्दर हम जब फिजिक्स वाले चैप्टर पढ़ेंगे उसमें और डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। चलिए बेटा नेक्स्ट है सॉलिड डू नॉट फ्लो सोज फ्लूइडिटी, यानी सॉलिड में क्या होता है, फ्लो नहीं होते, सॉलिड पार्टिकल्स फ्लो नहीं करते हैं, उनमें फ्लूइडिटी का अभाव होता है, कमी होती है, नहीं होती है लगभग। ठीक है, वो रिजिड होते हैं ना। और लिक्विड्स क्या होते हैं बेटा, इनमें फ्लूइडिटी शो करते हैं, गैसेस तो बहुत ज़्यादा फ्लूइडिटी शो करती हैं। एबिलिटी टू फ्लो है ना, उसको कहते हैं फ्लूइडिटी। चलिए एग्जाम्पल है ना, बिल्कुल कॉमन चीज़ है, पेन हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, जो मोबाइल आप देख रहे हैं वो हो गया आपका, वो भी सॉलिड ही है। लिक्विड की बात करें, वाटर, मिल्क, हनी, कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, बहुत सारी चीज़ें हो गई। और गैस एयर हो गई, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, बहुत सारी अदर गैसेस भी हो गई। ये सब क्या है बेटा, गैसेस के एग्जाम्पल है। तो ये आपने एक क्वेश्चन देखा। अब चलते हैं सेकेंड के बी क्वेश्चन पे। रिजिडिटी के बारे में आपको कुछ बताना है। तो क्या होती है रिजिडिटी? द एबिलिटी ऑफ मटेरियल, मटेरियल की वो एबिलिटी ड्यू टू विच, जिसके कारण इट इज एबल, वो एबल होता है किस में, टू रिटेन इट्स शेप, यानी कि किसी मटेरियल की वो एबिलिटी जिसके कारण वो अपनी शेप को रिटेन कर पाता है, अपनी शेप को बनाए रखता है, जबकि एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, उस पर एक्सटर्नल फोर्स कोई लगाया जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं बेटा रिजिडिटी, यानी कि फोर्स लगाने के बाद कोई अपनी शेप को, अपनी लेंथ को नहीं बेटा, क्या कह रहे हैं, शेप को। ठीक है, तो देखो भाई लेंथ विड्थ और क्या हो सकती है, जैसे मैं बात करूं बेटा, है ना, ये देखिए बेटा ऐसे हुआ, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या है बेटा, एक ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट ये रेक्टेंगल है, लेकिन जब मैंने इस पर फोर्स लगाया तो ये ऐसा हो गया, क्या हो गया बेटा, ऐसा हो गया। ठीक है, तो देखो बेटा इसकी डायमेंशन लेंथ तो चेंज हो गई, लेकिन शेप अभी भी रेक्टेंगुलर है। ठीक है, शेप रेक्टेंगुलर, डायमेंशन अलग चीज होती है और शेप अलग चीज है। अब देखो भाई जैसे हमने फोर्स लगाया और ये ऐसा हो गया, ठीक है, कैसा हो गया, ऐसा, थोड़ा थोड़ा सर्कुलर, थोड़ा थोड़ा रेक्टेंगुलर। अब ये इसको कहेंगे बेटा शेप चेंज हो गई, है ना। तो आप डायमेंशन में, लेंथ विड्थ हाइट में और शेप में अंतर समझिए। जैसे आपका फेस होता है ना, कभी हाथों से दबा दें तो है ना, तो गोल नहीं रह जाएगा, सर्कुलर नहीं रह जाएगा, उसको कहेंगे आपका शेप चेंज हो गई, है ना। चलिए बेटा नेक्स्ट, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल, मटेरियल की वो एबिलिटी टू बीइंग कंप्रेस्ड, जिससे उसको कंप्रेस किया जा सके, उसको दबाया जा सके, उसके वॉल्यूम को रिड्यूस किया जा सके। तो जिसके वॉल्यूम को जितना ज़्यादा रिड्यूस किया जा सकता है, प्रेस किया जा सकता है, उसको कहते हैं उसकी कंप्रेसिबिलिटी, यानी वो उतना ज़्यादा कंप्रेसिबल होगा। और हम जानते हैं कि गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है बेटा, सबसे ज़्यादा होती है गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट, फ्लूइडिटी, द एबिलिटी टू फ्लो इज नोन एज फ्लूइडिटी, यानी कोई चीज़ कितनी आसानी से फ्लो कर सकती है उसको कहते हैं फ्लूइडिटी। जैसे पानी है, बह जाता है, फ्लो कर जाता है, लेकिन हनी को गिराएंगे तो हनी स्लोली फ्लो करेगा, तो कहेंगे हनी की फ्लूइडिटी कम है, इस तरह से। चलिए बेटा नेक्स्ट, फिलिंग एक गैस कंटेनर, एक गैस कंटेनर को भरते हैं तो ऐसा क्यों है कि भर जाता है वो, है ना। तो रीजंस आपको बताने हैं बेटा। गैसेज अटेन द शेप ऑफ द कंटेनर, गैसेज अटेन कर लेती हैं शेप को, किसकी शेप को, कंटेनर की, यानी जिसमें उनको रखा गया। इन विच दे आर फिल्ड, जिसमें उनको भरा जाता है या स्टोर, यानी गैसेज को जिस कंटेनर में आप भरते हैं उसी की शेप वो ऑक्यूपाई कर लेती है। द पार्टिकल्स ऑफ गैसेज, पार्टिकल्स ऑफ गैसेज जो होते हैं हैव रैंडम मूवमेंट, उनका मूवमेंट कैसा होता है बेटा, रैंडम होता है, यानी कि इधर चला मैं उधर चला, है ना, वो सॉन्ग है ना, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। तो ऐसी ही होता है इनका मूवमेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, यानी इनमें डायरेक्शन का कोई अता पता नहीं कि दाएं जाएंगे बाएं, जिस चाहे, है ना, रैंडम है, जिस चाहे, है ना, चाहे जिधर चल दें, आवारा टाइप के है ना, बिल्कुल ये। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेप। ए शेप इज ऑलवेज डिफाइंड बाय इट्स बाउंड्री, किसी भी चीज़ की शेप हो उसकी बाउंड्री से डिफाइन की जाती है। जैसे कि भाई आपने क्यूबॉइड ले लिया तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, उसकी लेंथ से, उसकी विड्थ से, उसकी हाइट से, है ना, तो ऐसा क्यूबॉइड बन जाएगा। तो बाउंड्री जो होती है, शेप जो होती है, वो हमेशा उसकी बाउंड्रीज से डिफाइन की जाती हैं। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी की बात करें। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, द एनर्जी पजेस्ड बाय ए बॉडी, किसी बॉडी के द्वारा जो एनर्जी रखी जाती है, किसी बॉडी के पास जो एनर्जी होती है, ड्यू टू इट्स मोशन, उसके मोशन के कारण, इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी, उसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। देखो बेटा जैसे कार जा रही है, उड़ती हुई जा रही है, हाई स्पीड से जा रही है, बहुत तेज, तो कहेंगे कि इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। जो जितना ज़्यादा मोशन में, उसको कहेंगे उसके पास उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हालांकि काइनेटिक एनर्जी हम फिजिक्स के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसका फॉर्मूला देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी हमें फॉर्मूले से लेना देना नहीं है बहुत, जो है ना, तो फर्स्ट चैप्टर में ये सब चीज़ें नहीं आएंगी।
नेक्स्ट देखते हैं डेंसिटी। डेंसिटी को हम पहले भी जान चुके हैं। डेंसिटी इज डिफाइंड एज, डेंसिटी को डिफाइन किया जाता है कैसे, द रेशो, दो चीज़ों का रेशो है, किस किस का, मास यानी ऊपर रहेगा मास और नीचे क्या रहेगा बेटा, वॉल्यूम। यानी ये जो डेंसिटी होती है इसको मैं यहाँ पे डी लिख दे रहा हूँ अभी, सपोज दैट डी इक्वल टू मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो इस चीज़ का रेशो होती है और आप जानते हैं मास की यूनिट होती है किलोग्राम, वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की यूनिट हो जाएगी बेटा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब इसमें कुछ नोट पॉइंट्स हैं जो इन द फ्यूचर या 10th में या 11th में चल के हमारे काम आएंगे और फिजिक्स के चैप्टर में भी जो काम आने वाले हैं वो कुछ पॉइंट जान लेते हैं। मोर द डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा, हैवियर इज द सब्सटेंस, वो सब्सटेंस उतना ज़्यादा हैवी होता है बाकी के कंपैरिजन में। क्लोजर आर द पार्टिकल्स, और उसके पार्टिकल्स उतने ही ज़्यादा क्लोज होते हैं। चलिए नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है और एयर की जो डेंसिटी होता है बेटा 1 kg पर मीटर क्यूब होती है। तो ये दो फैक्ट्स हैं, जो दो डाटा है, ये आपको याद होने चाहिए फॉर द फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिव रीजंस, आपको कारण बताने, किस चीज़ का कारण बताना है। ए ऑप्शन है, ए गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। चलिए इस तरह से 4 हैं, यानी एक गैस फिल कर लेती है कंप्लीटली वेसल को, बर्तन को पूरी तरह भर देती है जिसमें उसको भरा जाता है। सेकेंड, एक गैस एक्सर्ट प्रेशर, एक गैस प्रेशर लगाती है ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, दीवारों पे कंटेनर की, यानी जिसमें उसको रखा गया उस पर प्रेशर लगाती है। ऐसा क्यों भाई। ए वुडन टेबल, एक लकड़ी की टेबल है, शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड, उसको सॉलिड कहा जाना चाहिए, क्यों कहा जाना चाहिए भाई, ऐसी क्या खासियत है उसमें, है ना, ये क्वेश्चन देखेंगे। वी कैन ईजिली मूव अवर हैंड, हम अपने हाथ घुमा सकते हैं, मूव करा सकते हैं, इन एयर, एयर में, हवा में आसानी से। बट टू डू द सेम, ऐसा ही करने के लिए हमको एक सॉलिड ब्लॉक, यानी सॉलिड मेटल है, सॉरी ब्लॉक ले लीजिए, और वुड लकड़ी का एक ब्लॉक है, उसको ऐसे करने के लिए हमें कराटे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली है। तो ऐसा क्यों, चलिए देखते हैं पहले ए क्वेश्चन। क्या है ए क्वेश्चन में, एक गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन द विच इट इज केप्ट, एक गैस कंप्लीटली भर देती है बर्तन को, वेसल को, कंटेनर को जिसमें उसको रखा जाता है, ऐसा क्यों। इन गैसेस की बात करें तो पार्टिकल्स हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, वो इधर उधर दाएं बाएं मूव घूमते रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्पीड में मोशन करते रहते हैं। लो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम, और एयर के पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स भी क्या होता है बेटा, कम होता है। तो वो क्या करते हैं, तेजी से मूव करते रहते, तो जितनी जगह ऐसा लगेगा कि सब जगह वही घूम रहे हैं, सो दे मूव क्विकली, और वो क्विकली मूव करते हैं टू फिल द एंटायर वेसल, और पूरे बर्तन को भर देते हैं। नेक्स्ट, एक गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स, एक गैस प्रेशर एक्सर्ट करती है किस पे, दीवारों पे, ऑफ द कंटेनर, किसकी दीवारों पे, कंटेनर की, बर्तन की जिसमें उसको रखा जाता है, ऐसा क्यों। देखिए आंसर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, गैस जो प्रेशर एक्सर्ट करती है, बिकॉज द फोर्स, क्यों करती है, बिकॉज किसके कारण, फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस, गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं पर यूनिट एरिया, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे, ऑन द वॉल। अब भाई पार्टिकल्स के पास कहाँ से फोर्स है, तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी थी, वो दीवारों से, साइड वॉल से जाके टकराते हैं, तो उसकी वजह से फोर्स लगता है, और 1 मीटर स्क्वायर पे जो फोर्स लगता है उसको हम क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं प्रेशर। ठीक है, तो दैट वाज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट, ए वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड, एक वुडन टेबल को सॉलिड कहा जाना चाहिए, क्यों। तो भाई ऐसा क्या है कि उसमें उसको हम सॉलिड कहने लगे, तो समझिए बेटा, है ना, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो उसमें, है ना, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज देखेंगे टेबल में जो सॉलिड की प्रॉपर्टीज अगर टेबल में होंगी तो हम कहेंगे वो सॉलिड है। तो देखो, सिंस वुडन टेबल, लकड़ी की जो टेबल होती है प्रॉपर्टीज, उसके पास प्रॉपर्टीज हैं कैसी, लाइक फिक्स्ड शेप, जैसे कि फिक्स शेप होती है उसकी, फिक्स्ड उसका वॉल्यूम होता है, वो रिजिड होती है, वो इनकम्प्रेसिबल होती है, एक्सेट्रा। ये कुछ प्रॉपर्टी हैं सॉलिड की जो कि वुड टेबल के पास हैं। सो वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड, इसलिए उसको हम क्या कहना चाहिए, उसको हमें सॉलिड कहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन इजिली मूव आवर हैंड, हम आसानी से अपना हाथ घुमा सकते हैं, मूव करा सकते हैं इन एयर, बट टू डू सो सेम थ्रू ए सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड ए कराटे एक्सपर्ट, बट ऐसा ही एक लकड़ी के ब्लॉक के साथ करने के लिए हमें एक कराटे एक्सपर्ट की जरूरत होगी। चलिए क्या है, पार्टिकल्स ऑफ एयर, एयर के पार्टिकल्स की बात करें, हैव वेरी लेस अट्रैक्शन फोर्स, एयर के पार्टिकल्स के बीच बहुत ही कम अट्रैक्शन फोर्स होता है, बिटवीन देम एंड ए लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस, जबकि उनके बीच स्पेस ज़्यादा होता है, यानी कि आपस में मॉलिक्यूल्स के बीच इसमें क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, मॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है। सो इट इज़ ईजी टू मूव आवर हैंड इन द एयर, इसलिए हमारे लिए आसान है कि हम अपना हाथ एयर में मूव करा सकें।
चलिए सेकेंड, वाइल इन केस ऑफ सॉलिड, जबकि सॉलिड ब्लॉक की बात करें और वुड का जो ये टुकड़ा है ब्लॉक है उसके अंदर ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अट्रैक्शन, या उसको तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स इज हाई, उसमें अट्रैक्शन फोर्स हाई होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस लेस होता है, सो वी नीड टू मूव मोर एनर्जी, ऐसा करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा पावर की जरूरत होगी, दैट इज नीड कराटे एक्सपर्ट, हमको कराटे एक्सपर्ट की जरूरत होने वाली है ऐसे में। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। लिक्विड्स जनरली हैव ए लोअर डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी जनरली क्या होती है, लो होती है देन सॉलिड, किससे, सॉलिड से। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि भाई लिक्विड की डेंसिटी कम तो होती है लेकिन किससे, सॉलिड से, और गैसेस से ज्यादा होती है ना। बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट, लेकिन आपने ऐसा देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, आइस जो है पानी पे तैरती है, फाइंड आउट व्हाई, क्यों तैरती है। तो देखो भाई क्यों तैरती है, देखते हैं। दो आइस इज सॉलिड, हालांकि आइस जो है बेटा सॉलिड है, बट इट्स डेंसिटी इज लोअर, लेकिन उसकी जो डेंसिटी होती है वो लोअर होती है वाटर से। अच्छा ऐसा क्यों भाई, बिकॉज आइस मॉलिक्यूल्स हैव मोर इंटरमोलिकुलर स्पेस, क्योंकि आइस के मॉलिक्यूल्स के बीच, पार्टिकल्स के बीच इंटरमोलिकुलर स्पेस, जगह जो होता है बीच में गैप जो होता है बेटा वो ज़्यादा होता है, सो आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, है ना। उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी डेंसिटी कम हुई इसलिए वो तैरता रहता है। ठीक, चलिए ब्लू क्वेश्चन और देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे कुछ ब्लू क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल, यानी कुछ टेम्परेचर दिए हैं 300 केल्विन, 570 केल्विन, इसको हमें किस में करना है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं कि C यानी डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 इक्वल टू K। अब बेटा देखो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें ABC शुरू में आता है, ठीक है, DEFGHIJ K बाद में आता है। तो यानी आपको C क्या है, आप ऐसा समझो C छोटा है K बड़ा है, तो C से पहुंचना है K तक, तो C में कुछ जोड़ना पड़ेगा, है ना, तब जाके K आएगा। तो C प्लस 273, वो क्या जोड़ते हैं हम, 273, तो C प्लस 273 इक्वल टू K, यानी वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम भी यही करने वाले हैं, वी नो दैट, हमें ये फॉर्मूला पता है, C इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखो बेटा आपको वैल्यू चाहिए C की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 273 को उधर लेके जाएंगे, तो 273 को उधर को लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा, C इज इक्वल टू K माइनस 273, क्या बन जाएगा, K माइनस, यानी K में से 273 घटा देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, करते हैं 300 माइनस 273 दैट इज कितना आ जाएगा बेटा, 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, और 573 में से 273 घटाएंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 300 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होगी जब उसका टेम्परेचर 250 है एंड 100 डिग्री सेल्सियस है, तब क्या होगा बेटा, है ना। इन दो क्वेश्चंस के आंसर देना है। चलिए वी नो दैट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, हम जानते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस या वाटर का क्या होता है बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और जबकि बॉइलिंग पॉइंट होता है 100। ये दो पॉइंट जानना बहुत जरूरी है, इसी के बेसिस पे ये आंसर हम देने वाले हैं। चलिए एट 250 पे, और हाँ जबकि बात कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, हम बात करें तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे ये कंडीशन सही है, ठीक है। इट इज़ गैस, तो यानी 250 पे क्या रहेगा बेटा, ये गैस रहेगी, ठीक है, और जिसको हम स्टीम की फॉर्म में जानते हैं। चलिए एट 100 डिग्री सेल्सियस की बात करें, 100 डिग्री सेल्सियस पे बेटा क्या हो सकता है, ये वाटर भी हो सकता है, ये गैस भी हो सकता है, और दोनों की उस टाइम पे फेज चेंज हो रही होती है। एट 100 डिग्री सेल्सियस इट इज़ ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट मतलब जब चेंज हो रही हो, बदल रही हो, कन्वर्ट हो रही हो, दैट इज बोथ लिक्विड एंड गैसेज स्टेट, दोनों स्टेट में ये रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एनी सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस के लिए व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, किसी सब्सटेंस के लिए टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर सेम क्यों रहता है ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट के दौरान, यानी किसी भी सब्सटेंस के लिए जब स्टेट चेंज हो रही होती है तो उस टाइम पे टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों हो जाता है, ये आपको बताना है। चलिए बेटा ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, जब स्टेट चेंज हो रही होती है, मतलब आप कहिए सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं, या लिक्विड से गैस में जा रहे हैं, या गैस से लिक्विड में आ रहे हैं, या लिक्विड से सॉलिड में आ रहे हैं, ठीक है। हीट एनर्जी इज यूटिलाइज, उस टाइम पे जो हीट एनर्जी दी जाती है या ली जाती है ना, हीट एनर्जी इज अब्जॉर्ब और रिलीज, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, इज यूटिलाइज, वो यूटिलाइज हो जाती है टू ब्रेक द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ब्रेक करने में और वाइस वर्सा, यानी कि उन बॉन्ड्स को बनाने में ऐसा भी हो सकता है। एंड हैंस दिस एनर्जी इज नॉट यूटिलाइज, यानी उस टाइम पे जो एनर्जी होती है बेटा बॉन्ड्स को फॉर्म करने में या बॉन्ड्स को ब्रेक करने में खर्च हो जाती है ना,
एंड नॉट यूटिलाइज, और उसका यूज़ हम नहीं करते, किस लिए, टेम्परेचर को चेंज करने में यूटिलाइज हम नहीं कर पाते। सो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, इसलिए क्या हो जाता है बेटा, टेम्परेचर कांस्टेंट रह जाता है ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। तो आपको यही बताना था कि उस टाइम पे जो एनर्जी दी जाती है उस टाइम पे स्टेट चेंज नहीं होती है, और क्या हो जाता है बेटा, उस टाइम पे मॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने में या फॉर्म करने में वो खर्च हो जाती है, इसलिए ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट, सजेस्ट ए मेथड, आपको एक मेथड सजेस्ट करना है टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस, कि भाई किस तरीके से हम एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं या लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। आंसर, एटमॉस्फेरिक गैसेस कैन बी लिक्विफाई, एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाई किया जा सकता है। अब आप सभी जानते हैं गैस को लिक्विड में अगर कन्वर्ट करना है तो उसके ऊपर प्रेशर आप बढ़ा दीजिए या उसका टेम्परेचर आप रिड्यूस कर दिए, घटा दीजिए, या दोनों चीज़ एक साथ कर दीजिए, है ना। तो इन तीनों चीज़ों से, हालांकि हमको एक ही सजेस्ट करना था शायद, है ना, सजेस्ट ए मेथड, ठीक है, फिर भी हमने 3 सजेस्ट कर दिए, तो आप इनमें से कोई सा भी एक वहाँ पे एग्जाम में अपने लिख सकते हैं। नेक्स्ट ब्लू क्वेश्चन, आई थिंक ये लास्ट वाले क्वेश्चन हैं, देखते हैं। वाई डज ए डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे, यानी कि एक डेजर्ट कूलर जो होता है वो ज़्यादा अच्छे से कूल करता है जब हॉट ड्राई डे होता है, तब वो अच्छी कूलिंग करता है, ऐसा क्यों, और ज़्यादा जरूरत भी तभी होती है ना, तो ऐसा क्यों भाई। तो देखो भाई समझो, कूलर फंक्शनिंग, कूलर का जो फंक्शनिंग होती है, काम करने का जो तरीका होता है, इज बेस्ड ऑन, वो बेस्ड होता है किस पे, इवेपोरेटिव कूलिंग, यानी जितना ज़्यादा वाटर का इवेपोरेशन होगा उतना ज़्यादा वो कूलिंग करेगा, ठीक। मोर द इवेपोरेशन मोर विल बी कूलिंग, जितना ज़्यादा इवेपोरेशन उतनी ज़्यादा कूलिंग। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि हॉट ड्राई डे में ऐसा होता क्या। इन हॉट ड्राई डे टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर इज हाई, ठीक है। अब आप समझिए बेटा, हॉट ड्राई डे जो होता है, अब सुनो भाई, यहाँ पे क्या हो गया, हॉट ड्राई डे के अंदर क्या होता है बेटा, टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, बट ह्यूमिडिटी की बात करें यहाँ पे बेटा, है ना, इन एटमॉस्फेयर इज हाई, ठीक है। तो भाई ऐसा नहीं है कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, उसने कहा हॉट ड्राई डे, तो ह्यूमिडिटी यहाँ पे लो कर लेंगे, है ना, ये गलत यहाँ पे टाइप हो गया है, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है और ह्यूमिडिटी क्या होती है बेटा, लो होती है, ह्यूमिडिटी लो। अब बेटा ह्यूमिडिटी को टर्म को जरा समझते हैं। देखो बेटा क्या होता है, जैसे सन की रे, है ना, सन निकला, है ना, पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं, या खेतों में पानी भरा है, वहाँ से वाटर वेपराइज होता है, वाटर वेपराइज होके इस एयर में मिक्स हो जाता है, हमारे एटमॉस्फेयर की जो एयर है मिक्स हो जाता है, तो हम कहते हैं कि इस एयर में ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, पानी का अमाउंट, मॉइस्चर का अमाउंट बढ़ गया है, तो उसको कहते हैं वो ह्यूमिड हो गया है। अब हॉट है तो टेम्परेचर ज़्यादा है ना, और ह्यूमिडिटी क्या है बेटा, कम है, ह्यूमिडिटी कम है, तो यानी कि जब किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, तो वो उसको ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब करता है। तो यानी आप ऐसा समझिए बेटा, एक कपड़ा है, शर्ट है आपकी, कपड़ा है, ठीक है, बिल्कुल सूखा है, बिल्कुल ड्राई है, उसको पानी में गिराएंगे जल्दी से पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन ऐसा कपड़ा जो पहले से ही गीला हो, ठीक है, तो वो कपड़े को क्या करेगा, पानी को क्या करेगा बेटा, देर में थोड़ा थोड़ा एक आधा बूंद को ये है ना अब्जॉर्ब कर लिया कर लिया। तो ऐसे ही होता है, जब ड्राई होता है तो इवेपोरेशन का रेट क्या हो जाता है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है और ह्यूमिडिटी भी कम है, तो क्या होगा, इवेपोरेशन का रेट हाई हो जाएगा, विच हेल्प्स इन हायर रेट ऑफ इवेपोरेशन, वो हायर रेट ऑफ इवेपोरेशन में हेल्प करता है। सो डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन हॉट ड्राई डे, तो कहने का मतलब ये है कि उस दिन क्या होता है, हॉट ड्राई डे पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी कम होती है, इस वजह से इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है और इसकी वजह से डेजर्ट कूलर ज़्यादा कूल करता है। चलिए नेक्स्ट, हाउ डज द वाटर कैप्ट इन अर्थन पॉट मटका बिकम कोल्ड ड्यूरिंग समर, कह रहा है कि जो अर्थन पॉट होता है, मिट्टी के बर्तन होते हैं जिसमें आप मटका या घड़ा जिसको कहते हैं, वो क्या करता है, वाटर को कूल कर देता है समर के, गर्मियों के दिनों में, ऐसा क्यों। देखिए बेटा, एन अर्थन पॉट, एक जो अर्थन पॉट है जो कि मटका है, हैज़ नंबर ऑफ पोर्स, उसमें पोर्स होते हैं, हल्के हल्के पिन होल्स, छेद होते हैं, पतले पतले होल्स होते हैं। वाटर सिप्स आउट फ्रॉम दीज पोर्स, तो घड़े के अंदर, मटके के अंदर जो पानी भरा है वो धीरे धीरे करके रिश्ता हुआ बाहर आ जाता है पानी की सरफेस, फ्रॉम दीज पोर्स टू द सरफेस, और वो कहाँ जाता है, मटके की सरफेस पे आ जाता है। सरफेस वाटर देन इवेपोरेट, सरफेस जो पानी आ चुका है वो इवेपोरेट होता है, और कैसे इवेपोरेट होता है बेटा, वो हीट ले, भाई हीट मिलेगी तब तो इवेपोरेट होगा, ठीक। वो हीट जो ले रहा है, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, यानी वो जो हीट ले रहा है इवेपोरेशन के लिए, हीट की जो रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से मिल रही है, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वाटर, कहाँ से, वाटर से, यानी घड़े के अंदर जो पानी है, इनसाइड द अर्थन पॉट, घड़े के अंदर जो पानी है उससे ले रहा है। सो अब भाई घड़े के अंदर से हीट निकल के बाहर जा रही है तो घड़ा तो ठंडा हो जाएगा, घड़े के अंदर जो पानी है वो ठंडा होगा, ठीक है। सो द वाटर इनसाइड द अर्थन पॉट बिकम्स कूल इन समर, इसलिए अर्थन पॉट क्या हो जाता है बेटा, कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, कब, समर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए ये देख लेते हैं,
सपोज दैट इसके अंदर यहाँ पे ना इसके अंदर वाले हिस्से में पानी भरा है। अब वो क्या आता है, पानी के पार्ट रिस रिस के कहाँ, घड़े की सरफेस। तो आप देखोगे जब घड़े के अंदर पानी भरा होता है तो ये ऊपर वाली सरफेस, जितनी भी सरफेस आपको दिखाई दे रही है सब ये गीली हो जाती है, मॉइस्चर यहाँ पे आ जाएगा, है ना। ऐसा नहीं पानी टपक लगता है, लेकिन ये क्या हो जाता है, गीला हो जाता है, सब पे मॉइस्चर आ जाता है। अब यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे, मॉइस्चर जो पानी आ चुके हैं, वो इस घड़े के अंदर वाले पानी से, क्योंकि भाई पोर्स है, इसमें छेद है तो अंदर कनेक्ट है वो, तो वहाँ वाले से हीट लेकर वो क्या हो जाएंगे, वेपराइज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा अगर अपनी हथेली पे एक पेट्रोल की ड्रॉप डालो तो वो क्या हो जाती है, वेपराइज हो जाती है, और हमें बड़ा ठंडा ठंडा सा लगता है ना। आप पेट्रोल ले लो या स्प्रिट ले लो या कभी सैनिटाइजर भी आप देख सकते हैं, तो हमको कूलिंग ठंडा ठंडा लगता है। तो ऐसे वो क्या होता है, हमारी हथेली से हीट लेके उड़ जाता है, वेपराइज हो जाता है। ठीक है, हमारी बॉडी से हीट ली तो हमारी बॉडी की हीट कम हुई, इसलिए हमको कूलिंग ठंडा लगता है। तो यानी बेसिकली क्या है कॉन्सेप्ट, ये इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ गया, व्हाई डज अवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट ऑन सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। कह रहा है कि हमारी जो पाम होती है, जो हथेली होती है, उसको फील होता है क्या, कोल्ड फील होता है, ठंडा फील होता है, When we put on some एसीटोन, जब हम कुछ एसीटोन ले लें, पेट्रोल या परफ्यूम, है ना, पेट्रोल की ड्रॉप ले लेते हैं। ठीक है, एक पेट्रोल की ड्रॉप को जब हमने हथेली पे रखा तो हमें बड़ा कूल फील होता है, ऐसा क्यों। When we put एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम, इनमें से कोई भी चीज़ आप जब अपनी हथेली पे रखोगे ऑन योर पाम, इट ऑब्टेन हीट एनर्जी, ये हीट एनर्जी लेता है, एनर्जी फ्रॉम पाम, कहाँ से, पाम से, यानी हमारी बॉडी से हीट एनर्जी लेता है, एंड गेट इवेपोरेटेड, और क्या हो जाता है, इवेपोरेटेड हो जाता है, वेपराइजेशन इसका हो जाता है। दिस कॉज कूलिंग ऑन आवर हैंड, अब हमारे हाथ से हीट लिए तो हमारे हाथ को तो ठंडा लगेगा। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है। चलिए, वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सॉसर रेदर देन ए कप। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई हमें एक चाय पीनी है, सिप सिप करके, है ना, चाय पीनी है ना, चाय की चुस्की लेके पीते हैं वैसे, उस टाइप से, है ना, चाय पीनी है, मिल्क पीना है, तो उसको हम ज़्यादा तेज़ी से पी सकते हैं, जल्दी जल्दी पी सकते हैं, सॉसर यानी तस्तरी या प्लेट समझ लीजिए आप। ठीक है, रेदर देन ए कप, यानी कप में उतना जल्दी जल्दी नहीं पी सकते। ठीक है, यानी आपसे सीधा सीधा पूछ रहा है कि तस्तरी में जो चाय है, ये मिल्क है, वो जल्दी ठंडा हो जाता है, जबकि कप में नहीं। भाई है ना, ठंडा होगी चाय थोड़ी सी तो जल्दी जल्दी पियेंगे, है ना, गर्म रहेगी तो नहीं पी पाएंगे। तो बेसिकली आपसे यही, यानी इवेपोरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन ये बन चुका है। चलिए, द सरफेस एरिया ऑफ सॉसर इज मोर, सॉसर जो होती है बेटा, उसकी तस्तरी जो होती है, जो प्लेट होती है, उसका सरफेस एरिया यानी उसका एरिया ज़्यादा होता है। मोर सरफेस एरिया, अब देखो बेटा आप ऐसा समझो, ये कप है, कप में चाय भरी हुई है, सेम अमाउंट ऑफ कप भरी है, तो वेपोरेशन जो होगा बेटा आप जानते हैं कि इवेपोरेशन जो होता है सरफेस, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया, तो यहाँ से है ना भाप उठी, भाप उठी, भाप उठी, भाप उठी, भाप उठी, ऐसे ऊपर जा रही। लेकिन जो प्लेट है आप समझिए, इससे इतनी सारी, यानी वेपोराइजेशन का रेट क्या होगा बेटा, बहुत फास्ट होगा, ज़्यादा भाप उठ के बाहर जाएगी। तो यहाँ पे इवेपोरेशन का रेट क्या है बेटा, ज़्यादा है। ठीक है, एरिया मोर सरफेस एरिया, ज़्यादा है सरफेस एरिया, कॉजेज फास्टर इवेपोरेशन, जिसकी वजह से इवेपोरेशन फास्टर होगा, एंड इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, और इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है, जो कि पिछले 2-3 क्वेश्चन में हम लगातार देखते चले आ रहे हैं। सो वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सॉसर रेदर देन ए कप, इसलिए हम एक तस्तरी में, प्लेट में जल्दी जल्दी मिल्क या टी पी लेते हैं इन कंपैरिजन टू कप। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, और देखते हैं एक क्वेश्चन और है, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड बी वियर इन समर, किस टाइप के कपड़े हमको पहनने चाहिए गर्मियों में, यानी सीधा सा कह रहा है गर्मी से बचने के लिए हमें किस टाइप के कपड़े पहनने चाहिए। चलिए देखते हैं। कॉटन क्लॉथ्स आर गुड, कॉटन क्लॉथ गुड होते, अब्जॉर्बर ऑफ वाटर, यानी पानी को जल्दी से अब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं, एंड हैव पोर्स, और उसमें पोर्स भी होते हैं, पतले जैसे घड़े में होते थे ना, वैसे पोर्स भी होते हैं। अब भाई देखो, हमारे बॉडी में पसीना आया, स्वेटिंग आई, और सारे मॉइस्चर को किसने, कपड़े ने सोख लिया। अब कपड़े को सोख लेगा, उसमें पोर्स होंगे, तो बाहर आउटर सरफेस, हमारी बॉडी के ऊपर कपड़ा है, क्लॉथ के ऊपर वाली सरफेस, बाहर की तरफ ये पसीना मॉइस्चर आ जाएगा, विच कॉजेज इवेपोरेटिव कूलिंग, अब उसका इवेपोरेशन होगा तो इवेपोरेटिव कूलिंग होगी, एंड इट इज़ बेटर टू बियर, और ये तो एक मेन रीज़न हो गया। अब कुछ क्या है बेटा, कलर की बात कर लेते हैं, हमें वाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि वो क्या करते हैं, वाइट कलर का हो या लाइटर कलर के क्लॉथ्स का वो पहनने चाहिए, बिकॉज दे रिफ्लेक्ट हीट, वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, हमारी बॉडी के पास आने नहीं देंगे, उसको क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट। तो ये कुछ रीजन्स थे जिनकी वजह से हमने क्वेश्चन देखे, और भी देखिए इतने सारे क्वेश्चन हमने देखे। इसके बाद एक्सरसाइज वगैरह के सॉल्यूशन भी ऐसे ही हमारे चैनल पे आते रहेंगे। तो और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र।